नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। मंडल के सभी 9 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कल के संपन्न हुए मतदान के बाद क्या रुझान सामने आया है, इस पर आपके बीच में फिलहाल हम चर्चा करना चाहेंगे। गढ़वा, भवनाथपुर तथा विश्रामपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कुछ इलाकों में हमने खुद फीडबैक ग्राउंड पर जाकर लिया है तथा शेष विधानसभा चुनाव क्षेत्रों से जो हमें वहां के स्थानीय पत्रकारों के द्वारा बातचीत के दौरान फीडबैक मिला है, उसके आधार पर हम पलामू प्रमंडल के कल संपन्न हुए मतदान के रुझान पर यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। हालांकि हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद रुझान एग्जिट पोल पर चर्चा करना बहुत खतरा अनुभव होता है, परंतु हम लोग का पेशा ऐसा है कि इससे हम लोग बच नहीं सकते। इसलिए हम अभी एक एक तरफ से एक एक सीट पर आपके बीच यहाँ यह चर्चा करेंगे तथा यह बताने का प्रयास करेंगे कि किसके पक्ष में कौन सा समीकरण मतदान के दिन देखने को मिला और उसके आधार पर कौन भारी हो सकता है, कौन आगे हो सकता है, कौन पीछे हो सकता है। सबसे पहले भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र का हम चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ पर सीधा मुकाबला एनडीए तथा इंडिया गठबंधन के बीच हुआ, जैसे कि पहले से ही संभावना थी। एनडीए गठबंधन के भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप शाही तथा इंडिया गठबंधन के अनंत प्रताप देव के बीच यहाँ सीधा मुकाबला हुआ और मुकाबले में जो मुख्य फैक्टर था कि भाजपा का जो परंपरागत वोट था उसको मतदान केंद्र पर ईवीएम तक पहुंचाने में भानु प्रताप शाही काफ़ी हद तक कामयाब दिखे, परंतु अनंत प्रताप देव ने भानु प्रताप शाही के एंटी इनकम्बेंसी को इस चुनाव में पूरी तरह से भुनाने में सफल दिखलाई पड़े। अनंत प्रताप देव के पक्ष में एक महत्वपूर्ण चीज यह देखा गया कि मैया समान योजना का लाभ हम लोगों को गढ़वा और विश्रामपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में उतना दिखाई नहीं पड़ा, खासकर महिला मतदाताओं के बीच में, जितना भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में दिखाई पड़ा। अल्पसंख्यक मत एकजुट अनंत प्रताप देव के पक्ष में पड़े हैं। जैसा कि मैं बताया, भानु प्रताप शाही के मत में एकजुट भाजपा का परंपरागत वोट पड़ा है, उसमें सेंधमारी नहीं के बराबर हुई है। एकीकृत भवनाथपुर, जिसमें खरौंधी, केतार तथा भवनाथपुर तीनों प्रखंड में भानु प्रताप शाही का जहां एक छत्र राज हुआ करता था, इस बार सेंधमारी हुआ है। पिशुनपुरा, धुरकी तथा नगर उटारी में अनंत प्रताप देव को कहीं न कहीं एज मिलता दिख रहा है। डंडई, सगमा तथा रमुना में दोनों के बीच संघर्ष है। ऐसे में भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में यदि देखा जाए तो वहां कहीं न कहीं दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज फाइट है। दो में से कोई वहां से चुनाव निकाल सकता है। वहां जो भी चुनाव निकालेगा उसके बीच का मार्जिन बहुत आगे पीछे नहीं रह सकता है। वैसे लोगों का मानना है कि कहीं न कहीं भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप शाही वहां का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो मतदाताओं के बीच देखा गया वह काम करता दिख रहा है। ऐसे में संभव है कि थोड़ा एज अनंत प्रताप देव की तुलना में भानु प्रताप शाही के पक्ष में जा सकता है। जहां तक गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र का प्रश्न है, गढ़वा में इस बार का मतदान अपने आप में अजीब दिखाई पड़ी। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि गढ़वा में एनडीए
कि सत्येंद्र नाथ तिवारी तथा इंडिया गठबंधन के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के बीच में मुकाबला न होकर त्रिकोणीय सपा से गिरिराज सिंह के चुनाव मैदान में उतरने के बाद हो चुका है। और इसमें बसपा जैसे प्रत्याशी, अजय मिंटन जैसे प्रत्याशी भी मतदाताओं के बीच में एक पकड़ बनाते दिख रहे हैं। किंतु मतदान के दिन जो देखने को मिला, पूरी तरह से यहां भी इंडिया तथा एनडीए गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला हुआ। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर तथा एनडीए प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के सभी इलाकों में अपने अपने परंपरागत वोट के साथ पूरी तरह से मजबूत दिखलाई पड़े। एनडीए अपना परंपरागत वोट प्राप्त करने में पूरी तरह से जहां सफल रहा, वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी अपना परंपरागत वोट, विशेषकर अल्पसंख्यक मतों में जो या ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि गिरिराज सिंह और आईएमएम के प्रत्याशी डॉक्टर एमएन खान के चलते उसमें कुछ डेंट लग सकता है, कहीं भी मतदान केंद्रों पर ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए गढ़वा में भी बहुत ही क्लोज फाइट है। जहां तक एक एक प्रखंड का प्रश्न है, रंका, रमकंडा तथा चिनिया, तीनों प्रखंड में दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज फाइट है। तीनों प्रखंड मिलाकर 2 से 5 हजार के बीच में कोई आगे पीछे हो सकता है, ऐसा आम लोगों का के बीच में ऐसी चर्चा है। ऐसा मतदान केंद्रों पर देखने को मिला, वहां के स्थानीय पत्रकारों से भी बातचीत करने पर मिला। गढ़वा और मेराल में जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान देखा गया, सत्येंद्र नाथ तिवारी को गौर इलाके में स्थानीय होने का लाभ मिला। गढ़वा शहर में भी मिथिलेश कुमार ठाकुर काफी डेंट लगाने का प्रयास किए, किंतु भाजपा के पक्ष में यहाँ भी शहर में भी एज देखा। मेराल में भी कहीं न कहीं ऐसा महसूस किया गया कि मिथिलेश कुमार ठाकुर पर सत्येंद्र नाथ तिवारी भाजपा प्रत्याशी कहीं न कहीं थोड़ा भारी होते दिख रहे हैं। ऐसे में गढ़वा का चुनाव भी पूरी तरह से क्लोज फाइट में फंस गया है, किंतु ऐसा महसूस किया जा रहा है क्लोज फाइट में बहुत अधिक आकलन करना बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मिथिलेश कुमार ठाकुर पर सत्येंद्र नाथ तिवारी भारी पड़ते दिख रहे हैं। विश्रामपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र, जैसा कि शुरू से ही कहा जा रहा था कि वहाँ बहुकोणीय मुकाबला है, बहुकोणीय मुकाबला हुआ भी। एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी रामचंद्र चंद्रवंशी चौथी मर्तबा लगातार इस चुनाव क्षेत्र से चार बार चुनाव जीतने के बाद 5वीं बार, मतलब तीसरी बार लगातार हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा की ओर से उतारे गए थे। दूसरे तरफ वहां पर इंडिया गठबंधन के 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। राजद से नरेश सिंह थे और कांग्रेस से सुधीर चंद्रवंशी चुनाव मैदान में थे। सुधीर चंद्रवंशी कांग्रेस पूरी तरह से वहां फेल्योर नजर आया। राजद का माई समीकरण जो है वहां पर काम करता दिख रहा है, इसलिए नरेश सिंह के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में ये एक बड़ा कारण वहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में मुकाबले को की ओर ले जाने की ओर इशारा कर रहा है। किंतु वहां विश्रामपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में तमाम जातीय समीकरण, परंपरागत वोट, तमाम समीकरण को एक एक निर्दलीय प्रत्याशी अपने इलाके में अपने अपने स्वजातीय मतों से और कुछ दल के प्रत्याशी वहां तोड़ते दिख रहे हैं। जैसे बसपा के पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे बसपा के राजन मेहता अपने परंपरागत वोट लेने में काफी हद तक कामयाब दिखे। हालांकि उनका दलित मत में इस बार कहीं न कहीं छीजन दिख रहा है, दलित मत में कहीं न कहीं बंटवारा दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए माइनस अल्पसंख्यक मतों में पूरी तरह से ध्रुवीकरण दिख रहा है। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी विकास दुबे की तरफ, कुछ अंजू देवी की तरफ सपा प्रत्याशी
की ओर भी वहाँ अल्पसंख्यक मतों का डिवीजन हुआ है। ऐसे में विकास दुबे भी अपने स्वजातीय मतों के आधार पर कांडी और मतलब स्वजातीय इलाकों में मजबूत दिख रहे हैं, किंतु रामचंद्र चंद्रवंशी के लिए वहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें जो ब्राह्मणों का मत, ऐसे भी जो भाजपा का कोर वोट माना जाता है बनिया और ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के मत में उनका बहुत अधिक डेंट नहीं लगा। पहले भी उनको बहुत अधिक नहीं मिलता रहा था। इस बार जो पहले उन्हें ब्राह्मण का मत मिल जाया करता था, इस बार भी करीब करीब उस मत को लाने में वो कामयाब दिख रहे हैं। ऐसे में भवनाथपुर विश्रामपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के चतुष्कोणीय मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा बहुत आकलन करना कठिन है, किंतु भाजपा के पक्ष में एज कहीं न कहीं विश्रामपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में दिख रहा है। उसके आगे हम हुसैनाबाद की बात करें तो हुसैनाबाद में कमलेश सिंह के एनडीए के प्रत्याशी के सामने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव बहुत मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। संजय यादव के सामने उनके वोट, उनके समीकरण को बिगाड़ने में वहाँ बहुत बड़े फैक्टर जो है वो बसपा के शिवपूजन मेहता हुए हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। उनका छतरपुर इलाके में काफ़ी पकड़ देखा गया मतदान के दौरान। कमलेश सिंह के लिए माइनस विनोद सिंह दिखाई पड़े, निर्दलीय प्रत्याशी जो भाजपा के बागी प्रत्याशी हैं। लेकिन मतदान से एक दिन पहले वहाँ जो पलामू का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, क्योंकि राजपूत मतदाताओं का काफ़ी संख्या है वहाँ, तो मतदान से एक दिन पहले राजपूत जो एक बहुत ही सजग राजनीतिक रूप से जाति मानी जाती है, उसका वोट कहीं न कहीं कमलेश सिंह की ओर शिफ्ट करते दिखा। वह इसी पर वहाँ का रिजल्ट परिणाम निर्भर करता है। यह जो वहाँ परिवर्तन दिखाई दिया मतदान केंद्रों तक, यह कितना प्रभावी रहा। यदि मतदान केंद्रों तक राजपूत मतों का वहाँ ध्रुवीकरण, एकजुटता अगर दिखाई दिया तो कमलेश सिंह के लिए सीट निकालना वहाँ आसान होगा। अन्यथा वहाँ पर संजय सिंह यादव कहीं न कहीं भारी नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, संजय सिंह यादव के लिए माइनस फैक्टर, बहुत बड़ा माइनस फैक्टर यह है कि हुसैनाबाद में माई समीकरण जो है वो काम नहीं किया है। वहाँ भी माई समीकरण मतलब मुस्लिम मत पूरी तरह से उनके साथ नहीं है। मुस्लिम मत में वहाँ भी कुछ न कुछ डेंट लगा दिख रहा है, तो वह कितना डेंट लगा है इस पर भी निर्भर करता है। वैसे वहाँ के बारे में कौन भारी पड़ेगा, वहाँ के मतदान के रुझान से कहना थोड़ा कठिन है। वहाँ लड़ाई जबरदस्त फाइट है, एक दूसरे के सामने बहुत भारी टक्कर है। कहने का मतलब कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में भारी टक्कर है, और बसपा के प्रत्याशी शिवपूजन मेहता को भी वहाँ पूरी तरह से ठुकराया नहीं जा सकता है। रही बात छतरपुर का, तो छतरपुर में मतलब पूरी तरह से ऐसा लगता है कि वहाँ पुष्पा देवी जो हैं चुनाव जीत, मैंने भाजपा की प्रत्याशी वहाँ चुनाव जीत सकती हैं। वहाँ का जो समीकरण दिखा, क्योंकि राधा कृष्ण किशोर बहुत ताकत के साथ कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे, किंतु उनके सामने बड़ा मुश्किल यह था कि राजद भी वहाँ दोस्ताना संघर्ष में विजय राम को उम्मीदवार दे दिया था। और ऐसे में वहाँ पर मुस्लिम मतों का मतलब अल्पसंख्यक मतों का डिवीजन निश्चित रूप से हुआ है, इससे कोई नहीं इनकार कर सकता है। यहाँ तक माना जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता भ्रमित हुए कि आरजेडी मजबूत है या कांग्रेस मजबूत है, और इस भ्रम में मुस्लिम मतों का जो वहाँ डिवीजन हुआ उसका लाभ भाजपा को साफ रूप से, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और वहाँ पर जो माई समीकरण पूरी तरह से दरक गया है, तेजस्वी यादव के कारण चलते किशोर कांग्रेस प्रत्याशी किशोर राधा कृष्ण किशोर के साथ यादव मतों का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया, और कांग्रेस के राधा कृष्ण किशोर को मजबूत महसूस कर अपने प्रभाव से, चूंकि राधा कृष्ण किशोर एक प्रभावशाली नेता हैं, उनके प्रभाव से कहीं न कहीं मुस्लिम मतदाताओं को यह कन्फ्यूजन अंतिम तक बना रहा कि लड़ाई में भाजपा को हराने की स्थिति में राधा कृष्ण किशोर ही हैं, इसलिए अधिकांश मत मुस्लिम मत राधा कृष्ण किशोर की तरफ चला गया। इसलिए लगता है कि छतरपुर
जो सीट है वह भाजपा का वहाँ एज लग रहा है। मतदाताओं से मिले रुझान के आधार पर कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट था, जो वोट है वहाँ उसको प्राप्त करने में वहाँ का भाजपा प्रत्याशी कामयाब हुई है। इसलिए भाजपा के पक्ष में छतरपुर सीट में ज़्यादा एज दिख रहा है। रही बात डाल्टनगंज का, तो डाल्टनगंज में बहुत ही कड़ा मुकाबला है, किंतु वहाँ का चुनाव परिणाम इंदर सिंह नामधारी के पुत्र निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप सिंह नामधारी के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। केएन त्रिपाठी के सामने जो उनका मजबूत मतदान केंद्रों पर आधार दिखा, उनका स्वजातीय मत, और जो इंडिया गठबंधन का जो उनका मजबूत पक्ष जो अल्पसंख्यक मत है, क्रिश्चियन मत है, वह मत पूरी तरह से केएन त्रिपाठी के साथ एकजुट दिखा। इस आधार पर केएन त्रिपाठी वहां एक सशक्त दावेदार हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जो आलोक चौरसिया हैं, जो हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा जिन्हें चुनाव मैदान में उतारी, आलोक चौरसिया भी अपने वोट को, अपना पुराने परंपरागत वोट को प्राप्त करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। जो यह अनुमान लगाया जा रहा था मतदान से पहले कि डाल्टनगंज में जो व्यवसायिक वोट है, जो शहरी वोट, जो भाजपा का कोर वोट समझा जाता है, उस वोट में इंदर सिंह नामधारी के पुत्र निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप सिंह नामधारी कुछ डेंट लगा सकते हैं, ज़्यादा डेंट लगा सकते हैं। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी के लिए माइनस फैक्टर होगा। किंतु मतदान के दिन अक्सर देखा गया कि बेलवा टिकर को छोड़कर शहर के दूसरे इलाके में इंदर सिंह नामधारी के पुत्र दिलीप सिंह नामधारी बहुत अधिक कामयाब होते नहीं दिखे। जहाँ तक जातीय नामधारी जी के बारे में कहा जाता है कि उनका आदिवासी वोटों पर बहुत पकड़ है, उनका ब्राह्मणों में भी पकड़ है, तो जहाँ तक जातीय समीकरण को साधने का प्रश्न है, तो जो लोग उनके साथ थे भी, जब उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि कहीं न कहीं नामधारी जी लड़ाई से, दिलीप सिंह नामधारी लड़ाई से बाहर हैं, तो वह मत भी भाजपा और कांग्रेस की ओर शिफ्ट होते दिखाई दिया है। इसलिए वहाँ पर बहुत ही कांटे का मुकाबला है, और इस मुकाबले में कौन चुनाव जीतेगा कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वहाँ भी भाजपा को एज होता दिख रहा है। संभव है कि मेरा आकलन वहाँ सही भी नहीं हो, इसलिए काफ़ी क्लोज फाइट है। और ऐसे में यह भी कहना गलत नहीं होगा कि डाल्टन चुनाव क्षेत्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन में से, दोनों में से कोई भी प्रत्याशी चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में प्राप्त कर सकते हैं। छतरपुर के डाल्टन के बाद अब हम पांकी की जहाँ तक बात है, पांकी में एकदम क्लियर कट दिखलाई पड़ा कि वहाँ कुशवाहा शशिभूषण मेहता भाजपा के प्रत्याशी पूरी तरह से वहाँ उनके पक्ष में मतदाताओं का रुझान दिखलाई पड़ा। चूंकि वहाँ कांग्रेस के लाल सूरज को पीटू सिंह पूरी तरह से मात दिए, और वहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मुस्लिम मत एक मुश्त नहीं मिला। इसमें कहीं वहाँ साफ दिखाई पड़ा मतदान केंद्रों पर कि मुस्लिम मतों का ज़्यादा समर्थन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लाल सूरज के बजाय बीटू सिंह को, और एक वहाँ और जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा थे उनके पक्ष में दिखाई पड़ा। ऐसे में वहाँ पूरा तरह से जो इंडिया गठबंधन का आधार वोट था उसमें बिखराव देखा गया, और शशिभूषण मेहता अपने आधार वोट पर वहाँ पूरी तरह से मतलब हावी दिखाई पड़े। मतदान केंद्रों तक भी ऐसा देखने को मिला। इसलिए जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है, जहाँ तक वहाँ के स्थानीय रिपोर्टरों से जो हमें फीडबैक मिला है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पांकी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से शशिभूषण मेहता चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद लातेहार प्रकाश राम एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त उनको लाभ मिला है। मंत्री बैनाथ राम का जो एंटी इनकम्बेंसी वहाँ साफ दिखाई पड़ा मतदान केंद्रों पर, और बैनाथ राम जो लगातार क्षेत्र में रहकर जनता के लिए संघर्ष किए थे, उसका लाभ होते दिखा। वहाँ परंपरागत वोट बीजेपी एकजुट होकर चुनाव भी लड़ा है, वहाँ किसी भी प्रकार का भाजपा के अंदर में अंतर विरोध नहीं देखा गया। इसलिए वहाँ ऐसा महसूस किया था कि प्रकाश राम भी पलामू के 9 सीट में सबसे सुरक्षित भाजपा के लिए सीट अगर कहा जाए तो लातेहार हो सकता है।
मनिका में बड़ा अलग अलग फैक्टर है। हरे कृष्ण सिंह के सामने एक उनका मतलब बागी कहें, और कांग्रेस के सामने मुनेश्वर सिंह बागी। वहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के सामने ये दो दीवार हैं। जिसको ज़्यादा डेंट लगाया होगा उसके पक्ष में चुनाव परिणाम हो सकता है। इसलिए वहाँ पर हम कह सकते हैं कि मनिका विधानसभा चुनाव क्षेत्र में दोनों के बीच में 50-50 का मुकाबला हो सकता है। इसमें कौन चुनाव जीतेगा, कौन किसके पक्ष में समीकरण बैठेगा, कहना बहुत कठिन है, और उसको समझना भांपना बहुत कठिन, इसलिए कि वहाँ क्लोज नहीं, बहुत ही क्लोज फाइट है। और उस क्लोज फाइट में दो में से कोई भी चुनाव अपने पक्ष में निकाल सकता है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आपको यदि हमारा यह रिपोर्ट पसंद आया है तो आप हमें हमारे चैनल को लाइक करें, देखें, शेयर करें, तथा अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।